क्या हमें इस नई लड़की को अकेले नाइट शिफ्ट करने देनी चाहिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं हल्का सा खांसी क्योंकि मेरे साथ काम करने वाले लोग एक बार फिर मेरी पीठ पीछे बात कर रहे थे। मैं सच में सिर्फ लू तक गई थी और बातें ऐसे हो रही थी जैसे मैं अपना काम खत्म करके निकल गई हूँ। क्या इन्हें पता नहीं चलता कि ये लोग कितनी जोर से बात करते हैं? मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। मैं इस बर्गर किंग में एक नई कर्मचारी हो सकती हूँ, लेकिन अब से करीब 1 साल पहले मैंने हाईवे पर बनी चेन्स की नाइट शिफ्ट संभाली है। मैं 1-2 पियक्कड़ ग्रुप हैंडल कर सकती हूँ। सच कहूँ तो अपनी नाइट शिफ्ट में कभी कभी तो मैं खुद भी पिया करती थी। माफ करना, जेरेमाई एक दुबला पतला बच्चा था, लेकिन उसके बावजूद हमारा मैनेजर। उसका चेहरा याद रखने लायक नहीं था और आंखें तो बस मेरी छाती पर ही टिकी रहती थी। तुम्हें और पैसे की जरूरत है ना? तो फिर तुम ही एक अनजान नए बंदे के साथ शिफ्ट आधी आधी बांट लो। क्या तुम ये उम्मीद कर रहे थे कि मेरे साथ रुकने के लिए मैं तुम्हें कोई पैसे दूंगी? शायद मैं थोड़ी ज्यादा मतलबी थी, लेकिन मुझे इस तरह के बर्ताव की पूरी आदत थी। आखिरकार मैंने भी ऐसा किया था, नए लोगों को तंग होने के डर का एहसास देना ताकि वो तुम्हारे साथ अपनी शिफ्ट का पैसा बांटे और तुम उनकी देखभाल करो। लेकिन ये जेरेमिया की बदकिस्मती की मैं इसके बारे में पहले से जानती थी। नहीं, उसकी बात बीच में ही कट गई और उस बच्चे ने शर्मिंदा होकर अपना सर हिलाना शुरू कर दिया। अगर उसे कंपनी नहीं चाहिए तो हमें चलना चाहिए। मुझे रात के वक्त इस जगह पर रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें लगता कि हमें उसके बारे में? एंड्रिया एक पतली सी लड़की थी जो हफ्ते के 7 दिन सिर्फ काले कपड़े पहनती थी। वो हमेशा ऐसी बातें करती थी जिससे वो किसी चीज में ना फंसे, और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। क्या उसे यूनिवर्सिटी के बच्चों से डर लगता था जो रात के समय और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं? कुछ मिनट बीत गए, लेकिन वो दोनों अभी तक अपना सामान ही ले रहे थे। वो अभी भी धीरे धीरे बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने सुनने की इच्छा नहीं रखी। मुझे अकेले काम करना पसंद है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि ऐसा करने से मैं अपने पसंद का म्यूजिक सुन सकती थी और पढ़ सकती थी, साथ ही साथ जिससे भी ठीक करना हो कर सकती थी। फिर भी मैं अब तक एक अनजान माहौल में थी। ये बहुत ही अजीब था कि मैं रेस्टोरेंट के हर कोने को नहीं जानती थी, और ना ही मुझे ये मालूम था कि कब कौन सी आइसक्रीम मशीन तोड़नी साफ करनी है। मुझे अपना फोन इस्तेमाल करते हुए अब आधा घंटा हो चुका था। मेरे सर पर लगी लाइट अचानक झिलमिलाने लगी। अगर मैंने अपनी पलक झपका ली होती तो मैं काउंटर के सामने पड़ रहे अंधेरे को कभी नहीं देख पाती। लगता है कि जल्दी ये बल्ब बदलना पड़ेगा। हाँ, मैं ना चाहते हुए भी उबासी लेने लगी। वो बहुत ही लंबा दिन था, और अब तक मैं इतना तो समझ गई थी कि ये अंगड़ाई लेने का अच्छा वक्त नहीं था, खासकर तब जब इतनी देर हो चुकी थी, जब कुछ भी होने की संभावना ज्यादा थी। वो आवाज इतनी जोर की थी, डर के मारे मेरी हालत पतली हो गई। लेकिन वो तो बस बिजली कड़कने की आवाज थी। ओह, कौन हो तुम? मेरा मतलब है कि बर्गर किंग में आपका स्वागत है। कोई जवाब नहीं आया, जिस वजह से मैं थोड़ा सावधान हो गई। मैं अजीब लोगों के लिए कोई अजनबी नहीं थी, लेकिन मैं तो खुद भी बहुत अजीब थी। लेकिन फिर भी ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी। क्या आप यहाँ खाने आई हैं, या फिर आप खो गई हैं? क्या बाहर तूफान आ रहा है? रेस्टोरेंट के बाहर लगे पेड़ हवा के बहाव से जोर जोर से हिल रहे थे। फिर भी अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपको कुछ खरीदना होगा। माफ कीजिए, लेकिन ये नियम है। क्या? हाँ? ये कौन है? क्या मतलब है तुम्हारा? एक मिनट, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे? मैंने जोर से अपना फोन काउंटर पर पटका। ये बच्चा मुझे अचानक से मैसेज क्यों कर रहा है, और मुझे अपने अंदर इतने डर का एहसास क्यों हो रहा है? ये जरूर कोई मजाक होगा। हाँ पक्का ये वो बच्चा। मैंने फौरन अपना सर हिलाया। हालांकि जब मैंने उसे देखा तो मेरी चीख निकल पड़ी। जिस शख्स को मैंने पहले देखा था दोबारा, लेकिन उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। कहाँ क्या क्या, क्या चाहिए तुम्हें? मैं जानती थी कि बहुत अजीब है और मजाक करने के लिए कुछ ज्यादा ही हद है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल गले में धड़क रहा हो। मेरे हाथों पर पसीना था और मेरा शरीर ठंडा भी था और गर्म भी। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था कि वो मेरा पीछा करेगी। क्या मतलब है तुम्हारा?
कहाँ? मेरा बेयर कहाँ है? किस बेयर को ढूंढ रही है ये है कौन? मुझे बस सुबह होने तक का इंतजार करना था। जेरेमिया ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, और फिर भी मैं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी। कौन कर सकता है सच में? मैं वहां से बाहर निकलने का तरीका सोचने लगी, शायद पीछे के दरवाजे से, या क्या इस तरह चुपचाप बैठे रहना ठीक है? मैं कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, स्टोर का ध्यान रखना। समझ गए बॉस? गुड लक। शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे इस खाने से नफरत है। बैकग्राउंड चिट-चैट में आज हम बात करेंगे कि अपने टॉयलेट को रोजाना साफ करना क्यों जरूरी है। तो सुनते रहिएगा। नहीं, कुछ भी बात करते हैं। तुम क्या तुम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हो? तो फिर तुम्हें एक नए और बेहतरीन ओपोनेंट रिपेलेंट की जरूरत है। ओके, आज ही सब्सक्राइब करें। बताएं क्या? क्यों ना शांति बरकरार रखें। कम ऑन लोगों, मुझे कहीं जरूरी पहुंचना है। हे भगवान, ये इंसान कितना उतावला है। बहुत ट्रैफिक है, जल्द ही पहुंचता हूं। हाँ, क्या नाटकबाज है। शायद मुझे चलकर ही चले जाना चाहिए था। नहीं, इससे किसी को भी शक हो सकता था। एक कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए चलकर कौन जाता है? वैसे आखिर ये आदमी है कौन? पता नहीं, मैं अपने आप को किस चीज में डाल रहा हूँ। मेरा मतलब है कि कौन खुद को किंग मेकर बुलाता है? शायद इसी तरह की चीज को मेरा बेटा क्रिंज कहता है, और सच कहूं तो मैं भी इसे वही कहूंगा। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि उसके बर्गर कम से कम उतने अच्छे हों जितना ही कह रहा है। वो लगता है कि मैं पहुंच गया हूं। क्या मुझे यहीं आना था? आखिर मुझे किस वाले में जाना है? तो फिर हम यूनिट में ही जाएंगे। वो क्या कौन हो तुम? डरा दिया ना मैंने तुम्हें। ये तो बस एक सस्ता कॉस्ट्यूम है। मैं किंग मेकर हूं। आपसे आमने सामने मिलकर अच्छा लगा किंग मेकर। ओके, इस फॉर्मेलिटीज दरवाजे पर छोड़ के अंदर आ जाओ। तो फिर ठीक है, शुक्रिया। प्लीज बैठ जाओ, हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। हाँ, सही कहा। तो तुम मुझसे बेहतरीन बर्गर पैटी सप्लाई के बारे में बात करना चाह रहे थे, ताकि मैं आसपास की सभी फ्रेंचाइजीज को हरा सकूं। अगर तुम ऐसा करने के बारे में कैसे सोच रहे हो? जाहिर है बीफ की अच्छी क्वालिटी देखकर। तो इसका मतलब है कि सप्लाई चेन में आने वाली पैटी छोड़कर मुझे तुम्हारी दी हुई पैटी का इस्तेमाल करना होगा, और फिर सभी लोग इस बात पर गौर करने लगेंगे कि बाकी बर्गर किंग के मुकाबले मेरा बर्गर ज्यादा स्वाद है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन तुम्हारी पैटी बाकियों से ज्यादा अच्छी कैसे है? तुम उसे कैसे बनाते हो? वो क्या है ना कि ये सीक्रेट है। मुझे आखिर पता भी कैसे चलेगा कि वो अच्छी है? कम ऑन, मुझे कोई धोखेबाज मत समझो। जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें ट्राई करवाऊंगा ना। मैं दावा करता हूं कि ये 100% बर्गर किंग वाली क्वालिटी होगी, लेकिन पैटी उससे भी बेहतर। खाकर बताओ ना, जल्दी खाओ। हाँ, ये अच्छा ही होना चाहिए। हे, ये लाजवाब है। ये तो सच में बहुत अच्छा है, और मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बेचने वाले हो। सुनो, अगर तुम रेस्टोरेंट पर इस्तेमाल होने लायक पैटी सप्लाई कर सकते हो तो ये डील पक्की। चलो शुरू कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि तुम्हें पसंद आई? मैं बहुत खुश हूं। मैं जानता हूं कि पहले मैं पूछ चुका हूं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम ये कैसे बनाते हो? अगर तुम इतना ही जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूं, लेकिन पहले मैं तुम्हें समझा दूं। क्या समझा दूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन बर्गर बनाना चाहता हूं।
और ऐसा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब मैं ऐसा कह रहा हूँ, इससे मेरा मतलब है कुछ भी। हे, आराम से। तुम एक बर्गर किंग चलाते हो, है ना? और इससे तुम बर्गर किंग कहलाते हो, है कि नहीं? तुम बर्गर्स के इंचार्ज हो तो तुम किंग हुए। मेरा मतलब है, हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ये क्या है? इसे छोड़ो, मेरी बात सुनो। दुनिया के सबसे अच्छे बर्गर्स बनाने के लिए मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना होगा। बर्गर किंग का तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा स्वाद की पहचान होना। मैं बर्गर के किंग की रचना करना चाहता हूँ। बर्गर किंग बर्गर बनाना चाहता हूँ। तुम जानते हो ना कि जो भी बर्गर हम बेचते हैं वो टेक्निकली बर्गर किंग का बर्गर किंग ही होता है। शट अप! मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बर्गर किंग का बर्गर बनाना चाहता हूँ, समझे तुम? हे, छोड़ो मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझे माफ करना। मैं जानता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सबको समझ में नहीं आता। मैं जानता हूँ कि तुम बर्गर किंग हो, इसलिए तुम्हारा अपना काम करने का तरीका है। ठीक है, मैं बर्गर किंग की तरह हूँ, लेकिन लेकिन तुमने इस बात को माना है ना? तुम बर्गर किंग हो ना? हाँ। और जो बर्गर मैंने बनाया था वो एक अच्छा बर्गर था। हाँ था, मेरा जिंदगी का सबसे बेहतरीन बर्गर। तो फिर मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि मैं इसे कैसे बनाता हूँ। क्या वाकई? मुझे लगा कि तुमने कहा कि ये बहुत सीक्रेट है। भूल जाओ सब, आओ मेरे साथ। हो, तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो वाकई पूरे रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए जाने वाली पैटी बना सकते हो। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं अपने काम को लेकर काफी सीरियस हूं। क्या तुम यहाँ की मशीनरी देखना चाहोगे? दरअसल बात यह है कि मेरा मीट ग्राइंड करने से कोई लेना देना नहीं है। ये सब मीट मेरे पास पहुंचने से पहले हो चुका होता है। मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या तुम जरा भी उत्सुक नहीं हो? शायद थोड़ा बहुत जानना चाहता हूं। तो फिर आगे बढ़ो और इसके अंदर देखो। ठीक है, तो मैं देखता हूं। इसका क्या मतलब है? क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें कहा था बर्गर किंग, मैं बर्गर किंग का बर्गर बनाना चाहता हूं। रोको इसे, प्लीज, जाने दो मुझे। शट अप! तुम्हारी पैटी लाजवाब बनेगी। जनरल मैनेजर आए दिन गायब होते रहते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया? क्या? नहीं, प्लीज। इसकी खुशबू कितनी बेहतरीन है। लोगों को लगता है कि अजीब घटनाएं सिर्फ भूत बंगले या फिर अंधेरी जगहों पर ही होती हैं, और मैं भी इसी तरह सोच रखने वालों में से था जब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसने मेरे माइंडसेट बदल दिया। मेरा नाम निक है और ये बर्गर किंग में मेरा पहले महीने की कहानी है। साल के उस टाइम पर भी वेकेशन शिफ्ट पूरी करने के लिए बर्गर किंग नए एम्प्लॉयज की तलाश कर रहा था, इसलिए वो ऐसे लोग ढूंढ रहा था जो सिर्फ 3 महीने के लिए काम कर सके। अब क्योंकि मुझे भी इस तरह की नौकरी करनी थी, इसलिए मुझे बहुत ही आसानी से ऑफ शिफ्ट मिल गई। तो अब मैं उनमें से था जो नाइट शिफ्ट पर काम कर रहे थे, जहां हमें सीनियर लोग मैनेज करते थे और ज्यादातर नए लोग क्लीनिंग और कुकिंग में थे। पहले कुछ हफ्ते तो काफी जल्दी बीत गए। ये मेरी पहली नौकरी थी, इसलिए मैं सिर्फ सफाई करते हुए बाकी कर्मचारियों को कस्टमर संभालते हुए देखकर बहुत ही खुश था। मैं काफी देर से घर पहुंचता था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं बस कुछ ही ब्लॉक्स की दूरी पर रहता था। काम पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम स्टोर बंद कर चुके थे और थोड़ी देर में घर जाने ही वाले थे। हम बस कुछ ही लोग थे और मैं अकेले ही पोछा लगा रहा था। मेरा काम खत्म ही होने वाला था, सिर्फ गेम सेक्शन बचा था। मैं वो भी खत्म करने वाला था जब अचानक मैंने बॉल पिट में आवाज सुनी। वो बॉल पिट ना तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत अच्छा। उसके आर पार आराम से देखा जा सकता था ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों पर नजर रख सकें, और उसी के अंदर मैंने किसी के होने की खोज की। बॉल पिट के आर पार दिखने की वजह से ही मुझे उसके अंदर एक बच्चे की परछाई दिखी। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद कोई एक पेरेंट अपने बच्चे को ले जाना भूल गए थे। पक्का वो पागलों की तरह इससे ढूंढ रहे होंगे। मैं बॉल पिट की तरफ भागा और जब मैंने उसकी एक पाइप में झांक कर देखा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? एक गाइस, जल्दी से यहाँ आओ। मैंने अपनी आगे बॉल पिट से ना हटाते हुए ही अपने बाकी साथियों को आवाज देकर बुलाया, कहीं वो बच्चा मेरे आंखों के आगे से गायब ना हो जाए। लेकिन अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, पर मुझे यकीन था कि वो यहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कहीं चला जाए।
मैंने अपने साथियों को सब कुछ बताया और हम सब उस जगह की छानबीन करने लगे, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि तुमने उसे वहां देखा था? हाँ, मैंने ना सिर्फ बॉल पिट में उसकी परछाई देखी थी, बल्कि उसकी आवाज भी सुनी थी। जब तुम उसे ढूंढ रहे थे, शायद वो भाग गया हो। वो भागकर जाएगा कहाँ? सभी दरवाजे बंद हैं और मैंने उसे अपनी आंखों से ओझल होते हुए नहीं देखा। एंड्रयू, तुम यहाँ पर कई ज्यादा वक्त से हो। क्या तुम्हें ऐसे पहले कभी दिखाई दिया है? नहीं, कभी नहीं। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी कल्पना ही थी। यहाँ कुछ नहीं है। बहुत रात हो चुकी है। चलो अब ये सब छोड़ देते हैं और घर चलते हैं। और ऐसा कहने के बाद हम सब वहां से निकल गए। सभी लोग मुझ पर हंस रहे थे, मेरा मजाक बना रहे थे कि मैंने कोई भूत देखा है, लेकिन किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। मैं उन सबको प्रूव करना चाहता था कि मैंने जो भी देखा वो सच था और मैं ऐसा करने वाला था। आने वाले कई दिनों तक मैंने उन्हें कहा कि वो प्ले एरिया में आए और देखें कि वहां कुछ तो हो नहीं रहा, लेकिन मुझे निराशा हुई कि कुछ नहीं हुआ। कुछ और वक्त निकल गया और अब मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता था। लेकिन फिर दोबारा जब मैं अकेला हुआ तो वही सब दोहराया गया। मैं एक बार फिर प्ले एरिया साफ कर रहा था और कुर्सियां लगा रहा था जब मैंने एक परछाई को प्ले एरिया में घूमते हुए देखा। मैंने सोचा कि मैं अपने साथियों को बुलाऊं, लेकिन वो वापस से गायब हो सकता था। इसलिए इस बार मैं बहुत ही लॉजिकल कदम उठाता हूँ। मैंने अपने फोन निकाला और रिकॉर्ड करने लगा। मुझे लगा कि रिकॉर्ड करने से वो परछाई फोन में दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मोबाइल कैमरा पे सब कुछ दिखा। जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग खत्म की, मैंने धीरे से अपने साथियों को बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। वो परछाई ऊपर की तरफ जाने लगी, वहां जहां एक छेद था और उस पर प्लास्टिक की एक ग्रिल लगी हुई थी ताकि बच्चे उससे गिर ना सकें। मैं उस लंबी ट्यूब के पास गया और मैंने उसके अंदर झांक कर बच्चे को ढूंढा, जिसके रोने की आवाज भी आ रही थी। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक रोने की आवाज आनी बंद हो गई। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया और मैं सिर्फ ट्यूब के आगे खड़े होकर बच्चे के आने का इंतजार करता रहा। वो यहां से निकलना चाहिए। मुझे लगता है काफी है। कम से कम मेरे पास कैमरा में उसके होने का सबूत तो है। किसी चीज ने मुझे मेरे पैरों से खींच लिया। उस वक्त के लिए तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मुझे बस इतना पता चला कि नीचे गिरने की वजह से मेरा सिर पर बहुत जोर की लगी है और कोई मुझे ट्यूब के अंदर खींच रहा था। जैसे ही मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, मेरी नजर ट्यूब की तरफ गई और पहली बार मैंने उस लड़के को देखा। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई मासूम बच्चा है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चे के भेस में कोई राक्षस है जो अपने शिकार के लिए निकला है। उसकी त्वचा बहुत सफेद थी और आंखें बहुत बड़ी और काली। एक एक सेकंड के साथ वो परछाई भी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। बड़ी बड़ी लाल नसें उसकी आंखों से लेकर उसके पूरे चेहरे तक फैल रही थी। वहां से भागने के लिए मुझसे जो हो सकता था मैंने सब किया। मैंने हाथ पैर चलाए, मैं चिल्लाया, मदद करो, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। इस लड़के की ताकत आम लोगों जैसी नहीं थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी कोशिश कर रहा था, वो बहुत ही आसानी से धीरे धीरे मुझे अंदर खींच रहा था। जब मेरा आधा शरीर ट्यूब के अंदर चला गया तो मैंने अपने हाथों से ट्यूब को पकड़े रखा। कुछ सेकंड्स तक तो मैंने उसे रोक लिया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाया। मेरा हाथ फिसल गया और उसने मुझे पूरी तरह अंदर खींच लिया। मुझे अपने चेहरे पर किसी का हाथ महसूस हुआ जिसने मुझे बॉल पिट में धकेला। लेकिन फिर अचानक बाहर से किसी ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा और मुझे बॉल पिट ट्यूब से बाहर निकाला। वो मेरे साथ काम करने वाला एक लड़का था। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि मेरे सभी साथी वहां पर खड़े थे। गाइस, तुमने मुझे सुन लिया, तुमने मेरी जान बचाई। हम तुम्हें कैसे नहीं सुनते नेक? मुझे तो लगता है कि पूरे ब्लॉक ने तुम्हारी चीख सुनी होगी। तुमने वो देखा है ना, वो भूत लड़का? नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। तुम अकेले थे, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़ा, वो भी मुझे खींच रहा था। माफ करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें दूसरी तरफ से कोई नहीं खींच रहा था। मैंने बस तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें खींच लिया। उसके बाद सभी लोग मुझे चिंता भरी नजरों से देखने लगे। प्ले एरिया खाली था और मैं एक बार फिर अकेला। खैर, इस बार वो मेरा विश्वास कर लेंगे। मैंने अपना सेल फोन निकाला और रिकॉर्डिंग देखी। उन्होंने भी हैरान होकर उस रिकॉर्डिंग को देखा और ट्यूब से दूर हट गए। उसी वक्त मुझे अपने पर जलन महसूस हुई। जब मैंने अपनी पैंट्स उठाई तो हम सबने एक ही चीज देखी। मेरा पैर लाल हो चुका था। उस पर किसी बच्चे की उंगलियों के निशान थे। अगले दिन मैंने हमारे मैनेजर को सब कुछ बताया। मैंने उन्हें यह भी बताया कि वहां मेरे अलावा और भी लोगों ने यह देखा और बिना चिंता किए उन्होंने कहा कि वो इसका ध्यान रखेंगे। कुछ 1 से 1.5 हफ्ते के बाद मुझे नौकरी से निकाल देने का नोटिस दिया गया। मैंने इस बात पर बहुत बवाल किया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैनेजर इस बारे में पहले से ही जानता था।
और उसने कुछ ना करने का फैसला किया ताकि डर की वजह से उसके रेस्टोरेंट में कोई आना बंद ना कर दे और कहीं ये जगह बंद ना हो जाए, क्योंकि इस जगह के प्ले एरिया से आकर्षित होकर बहुत सी फैमिलीज यहाँ आती हैं। आज भी वो बॉल पिट उसी जगह पर है। उस रात उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन क्या पता किसी दिन बच्चे को अकेला देखकर वो उस पर हमला कर दे और उससे बचाने वाला कोई भी ना हुआ।